नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे डिसेबिलिटी के बारे में, यानी विकलांगता क्या होती है, इसका जो परिचय है वो क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं और इसकी व्यापकता वर्तमान समय में क्या है। इसके साथ में इसके कारण, इसके प्रभाव, प्रबंधन आदि के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। ये वीडियो इतना लंबा नहीं करेंगे, दो टुकड़ों में बांट कर हम इसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक बात और बता दूं, इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम ग्रुप या हमारी वेबसाइट से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और सीधा पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बार बार वीडियो देखना भी अच्छा नहीं है। एक बार वीडियो देख के इसको पीडीएफ को आप रीड कर सकते हैं या इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अब इसका परिचय के बारे में बात करते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के दुलारे होते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन कई बार प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से क्या होता है कि बच्चे जो सामान्य अवस्था होती है उससे या जो अनैच्छिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण उनके सामान्य जो क्रियाकलाप है उसमें आंशिक या जो गंभीर क्षति के कारण बाधा, रुकावट या असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। जो सामान्य बच्चे कर पाते हैं कोई भी कार्य, वो कार्य इस प्रकार के बच्चे नहीं कर पाते। इस तरह सामान्य बच्चे विकलांग बच्चों की श्रेणी में चले जाते हैं। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, किसी प्रकार की असामान्यता हो गई, गंभीरता हो गया, बाधा के कारण वो सामान्य बच्चों से कुछ भिन्न हो जाते हैं। बच्चों के कार्यकलापों में आई बाधा उसके सामर्थ्य को कम कर देती है। जो उसकी बच्चे की एबिलिटी है उसको थोड़ा कम कर देती है। जो सामान्य बच्चे कार्य कर पाते हैं वो कार्य वो इस प्रकार के बच्चे करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। इस तरह बच्चे निःशक्त अथवा विकलांग बन जाते हैं। निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी घोषणा में निःशक्त व्यक्ति जो डिसेबल पर्सन होता है शब्द का अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से हैं जो अपने शारीरिक अथवा मानसिक सामर्थ्य शक्ति में कमी, चाहे वह जन्मजात हो सकती है या जन्म के बाद या उपरांत भी हो सकती है, के फलस्वरूप सामान्य व्यक्ति की जो सामाजिक जीवन की जो आवश्यकताओं की पूर्णतः अथवा अंशतः स्वयं पूरा करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं या थोड़ा कमी महसूस या दिक्कत महसूस करते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे क्या होते हैं, समाज के जो मान्य व्यवहार है या मान्य क्रियाकलाप है वो क्रियाकलाप करने में या तो नहीं कर पाते या किसी सहायता से या खुद से थोड़ा मुश्किल से कर पाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विकलांगता व्यक्ति के कार्यकारी प्रदर्शन एवं गतिविधियों के ह्रास का परिणाम है। यानी कि उसकी जो क्रियाकलाप है, जो मोटर स्किल्स है, उसके प्रदर्शन में यानी दिखने में, यानी चाल अच्छी है, बाहरी जो रंग रूप है या बाहरी जो शरीर का संगठन है या फिर उसकी गतिविधि यानी कार्य संचालन में ह्रास हो गई, कमी हो गई, उसका क्या है, परिणाम है। ये बताया हमने WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं। वही अमेरिकन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1990 में निःशक्त व्यक्तियों को एक व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनकी शारीरिक तथा मानसिक क्षति जीवन के एक अथवा अधिक प्रमुख क्रियाकलापों को सीमित कर देती है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन 1991 के अनुसार मानव जाति के लिए समझी जाने वाली रीति से अथवा सीमा के भीतर क्रियाकलाप में बाधा आना अथवा उस कार्य को करने में कार्यकारी क्षमता की कमी होना विकलांगता कहलाता है। ये सभी परिभाषाएँ सिमिलर लग रही है। सभी बता रहे हैं कि कोई भी बच्चा कार्य कर रहा है, सामान्य बच्चा, वो कार्य करने में इस प्रकार के बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और जो सामाजिक क्रियाकलाप है वो क्रियाकलाप में भी इस प्रकार के बच्चे कमी महसूस करते हैं। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 2 नए के अनुसार यानी एन के अनुसार निःशक्त व्यक्ति में ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा के पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्त से कम 40% ग्रस्त होता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है उससे 40% ग्रसित होता है निःशक्तता से। ये इंग्लिश में देख सकते हैं। वही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में बना था। ये क्या करता है, विकलांगों के लिए, विकलांग जो दिव्यांगजन व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसमें क्या होता है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स के चले जाने के बाद भी ये सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार के बच्चों का पालन पोषण भी इस एक्ट अधिनियम के द्वारा किया जाएगा। ये पूरी जिम्मेदारी लेता है कि धारा 2 ए के अनुसार निःशक्त व्यक्ति में
से ऐसा कोई व्यक्ति विपरीत है जो स्वपरायणता यानी ऑटिज्म यानी स्वलीनता, प्रेम मस्तिष्क से पक्षाघात और मानसिक मंदी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा जाता है कि जो एंटी एक्ट है उसके अंतर्गत कौन सी विकलांगता शामिल नहीं है। तो ये 3 विकलांगताएं ये शामिल की गई है। एक तो ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी और मानसिक मंदता, ये तीनों विकलांगताएं इसमें शामिल की गई है। यह ऐसी अवस्था से किसी 2 या 2 से अधिक अवस्थाओं के समुच्चय से संबंधित किसी भी अवस्था से ग्रस्त है और इसके अंतर्गत गुरुतर बहुनिशक्तता यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी आती है। गुरुतर बहुविकलांगता यानी बहुत सारी विकलांगताओं का समूह से ग्रसित व्यक्ति हो सकता है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश में विकलांगता के कई समानार्थक शब्द प्रचलन में हैं। ये जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो विकलांगता कहते हैं जिसे डिसेबिलिटी कह दिया, अंग दोष कह सकते हैं जिसको हम एम्पेयरमेंट कह सकते हैं, और निर्योग्यता यानी हैंडीकैप। यानी इस 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, डिसेबिलिटी, एम्पेयरमेंट और हैंडीकैप। लेकिन इन तीनों शब्दों के अर्थों में मूलभूत काफ़ी फर्क भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तीनों शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश की है। संगठन 1976 के अनुसार अंग दोष यानी जो इम्पेयरमेंट होता है वो शरीर के ढांचे के हुलिये जो बाहरी जो हुलिया है उसका तथा प्रणालियों के कार्यकलाप संबंधी असमर्थताएं हैं जो किसी भी कारण से उत्पन्न हो। सिद्धांत है अंग दोष अंगों यानी जो अंग दोष है जो इम्पेयरमेंट है अंगों के स्तर पर व्यवधानों के सूचक होती है। इम्पेयरमेंट जो इंग्लिश में देख सकते हैं, वहीं विकलांगता व्यक्ति के कार्यकलाप में गतिविधि के दृष्टि से अंग दोष के परिणाम को प्रतिबिंबित करती है। इस तरह विकलांगता व्यक्ति के स्तर पर व्यवधान का सूचक होती है। निर्योग्यता हैंडीकैप की बात करते हैं का संबंध अंग दोषार्थ और निर्योग्यताओं के फलस्वरूप व्यक्ति को आने वाली जो परेशानियां है। हैंडीकैप वो इम्पेयरमेंट था जो बाहरी रंग रूप था, और ये जो निर्योग्यताएं हैं उसके जो डिसेबिलिटी हुई है उसके उपरांत जो परेशानी आ रही है जो उसको परिभाषित करता है। इस तरह निर्योग्यताएं व्यक्ति के वातावरण से अंतःक्रिया को प्रतिबिंबित करती है। अभी थोड़ा देख सकते हैं डायग्राम। सबसे पहले होता है इम्पेयरमेंट, अंग दोष हो गया, बाहरी जो स्ट्रक्चर में किसी प्रकार प्रॉब्लम हो गई, विकलांगता हो गई, उस अंग के संचालन में असमर्थता, और निर्योग्यता जो हैंडीकैप हुआ है उसमें जो परेशानी आई है बाद में व्यक्ति को वो हैंडीकैप कहलाता है। यानी अंग दोष किसी अंग में कमी, विकलांगता उस अंग के संचालन में प्रॉब्लम, और उस किसी अंग में समस्या और उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है वो हैंडीकैप होता है। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। इस तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन के दृष्टिकोण में अंग दोष अंगों के स्तर की निर्योग्यताएं अंग दोषों के फलस्वरूप व्यक्ति या मनुष्य स्तर की निर्योग्यताएं अंग दोषों या निर्योग्यताओं के फलस्वरूप एक व्यक्ति के वातावरण के स्तर की चीज़ें हैं। ये तीनों शब्द विकलांगता के कार्बनिक मॉडल पर आधारित हैं। किस मॉडल पर आधारित हैं? कार्बनिक मॉडल इम्पोर्टेंट है, और इसके बीच निम्नलिखित अंतर संबंध भी हैं जिसके बारे में बात करेंगे नीचे। वर्गीकरण विकलांगता, अब क्लासिफिकेशन करते हैं। वर्गीकरण विकलांगता अधिनियम की धारा 2 के अनुसार विकलांगों को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। जो 7 श्रेणियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। पहली आती है ब्लाइंड, जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस प्रकार के बच्चों को ब्लाइंड, ये 2 प्रकार से होती है। एक तो ब्लाइंड हो गई जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और एक लो विजन यानी थोड़ा कम दिखाई देता है। इनको याद करने का सिंपल ट्रिक है, यानी एक तो ब्लाइंड हो गई और एक लो विजन हो गई। दूसरा आता है कुष्ठ मुक्त व्यक्ति, और फिर आता है श्रवणाक्षम। इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले ब्लाइंड, फिर लो विजन, फिर श्रवणाक्षम, फिर आता है कुष्ठ, फिर जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी चलने में प्रॉब्लम हो गई, सबसे पहले मस्तिष्क में प्रॉब्लम आ गई, फिर मानसिक रुग्णता मानसिक बीमारी हो गई। इस प्रकार से 7 डिसेबिलिटी हो गई। एक बार आपसे देख सकते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी, जैसे हम स्टार्ट करते हैं मानसिक मंदता, उसके बाद में मानसिक बीमारी, ये दोनों सिमिलर है, ये हम याद कर सकते हैं। फिर पराई, फिर लो विजन और ब्लाइंडनेस, 2 ये हो गई। और फिर श्रवणाक्षम, ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं। फिर कुछ स्ट्रोक पूरे शरीर में हो सकता है, फिर चलने में समस्या। इस प्रकार से 7 डिसेबिलिटियाँ हम ऐसे याद कर सकते हैं। वही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 199 की धारा 2
के अंतर्गत निम्नलिखित अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों को भी विकलांगों की श्रेणी में रखा गया है। जो एंटी एक्ट है वो तीनों को जो 3 विकलांगताएं हैं उनको मुख्य रूप से दर्जा दिया है, जो इस तीनों विकलांगताओं पर कार्य करता है। एंटी एक्ट 1999। तो पहला था ऑटिज्म, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी। कौन कौन सी थी? ऑटिज्म थी और सेरेब्रल पाल्सी थी, परमस्तिष्क और मल्टीपल डिसेबिलिटी। बात करते हैं सबसे पहले ब्लाइंड की। जो 7 डिसेबिलिटी थे उनके बारे में विस्तार से थोड़ा बात कर लेते हैं। आगे वीडियो में हम इनका डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। पहला थे ब्लाइंड, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अंधता उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी एक से ग्रसित होता है, जैसे कि दृष्टि का पूर्ण अभाव यानी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और दूसरा था सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र के दृष्टि से क्षीणता, जो 6/60 से 20/200 स्नेल, इनको नापते हैं स्नेल में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में। जो पहले एग्ज़ाम हुआ था स्पेशल एजुकेशन, उसमें ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना, से अधिक न हो। और तीसरी जो बात आती है, जो दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे 72 होती है। अब बात करते हैं लो विजन की, यानी कि इसको उपकरणों के माध्यम से या चश्मा के माध्यम से आसानी से वो अपना जो मुख्यधारा में आ सकता है। क्रम दृष्टि वाला व्यक्ति से ऐसा कोई व्यक्ति विपरीत है जिसका उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है, किंतु जो समुचित सहायक युक्ति यानी जो सहायक उपकरण है, अडेप्टेशन है, उनकी सहायता से किसी कार्य की योजना निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है। इस दृष्टि निःशक्तता के अंतर्गत निःशक्तता के अंतर्गत व्यक्ति की केंद्रीय तीव्रता सही चश्मे की सहायता से 20/70 से अधिक नहीं हो सक पाती। पीड़ित व्यक्ति पढ़ते समय जल्दी बार पलकें झपकता है, आँखों की जो पुतलियाँ हैं को लगातार अलग अलग दिशाओं में घुमाता है। पुस्तक को आँखों के अधिक निकट लाकर पढ़ता है क्योंकि उसको दूर से दिखाई नहीं देता, निकट दृष्टि दोष हो सकता है। कॉर्निया अपेक्सिटी और कॉर्निया दुर्घटना हो सकती है और मानसिक आघात आदि कारणों से ऐसा इस प्रकार की डिसेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अब तीसरी की बात करते हैं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, लेप्रोसी कोड, क्योंकि वर्तमान समय में भारत कुष्ठ रोग मुक्त हो चुका है। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति से कोई ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो कुष्ठ रोग मुक्त हो गया है किंतु उसमें डिसेबिलिटी रह जाती है, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ रह जाती है, जैसे हाथों या पैरों में संवेदना की कमी यानी सेंसरी जो होती है उसको पता ही नहीं चलता कि हमारे कुष्ठ रोग हो गया, और उसमें क्या होता है घाव हो सकता है। या नेत्र और पलक की संवेदनाओं की कमी यानी उसको नेत्र और जो पलक हो उसकी भी सेंसरी खत्म हो सकती है। आंशिक घात से ग्रस्त हो सकता है किंतु प्रकट विरूपता से ग्रस्त, किंतु सामने नहीं आती यानी दिखाई नहीं देती, उसको महसूस नहीं होता। प्रकट निरूपता और जो आंशिक घात से ग्रस्त किंतु उसके हाथ और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होती है जिससे वह सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है। क्रियाकलाप तो कर सकता है किंतु जो जहाँ पर भी जो कुष्ठ रोग हुआ है वहाँ की जो सेंसरी है वो काम नहीं करती, उसको पता नहीं चलता। अत्यंत शारीरिक विरूपता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है यानी उसको कार्य करने से उसको रोकती है। अब तीसरी बात आती है श्रवण अक्षम, हियरिंग इम्पेयर्ड। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार श्रवण अक्षमता से तात्पर्य संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति को बेहतर करने से 60 डेसिबल या अधिक की हानि। हम जो श्रवण क्षमता नापते हैं वो डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से आ चुका है और स्पेशल एजुकेशन में भी ये आया हुआ है। आंशिक संवेदनाग्रस्त निःशक्तता के तहत श्रवण क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है। इस तरह के बहरेपन से पीड़ित व्यक्ति लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यदि इस प्रकार का बहरापन अधिक आयु में हो तो भाषा के विकास पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसे श्रवण शक्ति मापन यंत्र की सहायता से मापकर वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति सामान्य ध्वनि में अंतर करने में भी क्षमता को कमजोरी होती है। कान की बनावट विकृत हो सकती है और ये 2 अवस्थाओं में मुख्यतः होती है, या तो जन्मजात हो सकती है या गर्भधारण की में कोई कमी होना। नशीली औषधि सेवन, वायु प्राणी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या जन्म के बाद कान में संक्रमण हो सकता है। कहीं बच्चे क्या होते हैं कान में
बहुत सारी वस्तुएं फंसा लेते हैं, दुर्घटना हो सकती है, घात रोग, कनफेड़ा हो सकता है और इन्फ्लुएंजा आदि के कारण इस प्रकार की विकृतियाँ हो सकती है। वाक भाषा विकार संबंधी निःशक्तता, जो स्पेशल लैंग्वेज डिसेबिलिटी है वो भी किस क्यों क्यों होती है, क्योंकि बच्चा सुनेगा नहीं ढंग से तो वो बोलने में भी असमर्थ हो सकता है। अधिकतर बच्चों में पाया गया है जो बच्चे सुनते नहीं वो बोलते भी नहीं। हकलाना, आवाज़ का में गंभीर उच्चारण समस्या आदि बच्चों की आंतरिक भावनाएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या अन्य बच्चों के साथ निर्वाह करने की प्रक्रिया को लगातार क्या करती है, प्रभावित। उसे वाक दोष युक्त निःशक्तता कहा जाता है। वाक जो भाषा विकार है वो दो प्रकार का होता है। एक तो वाक विकार यानी भाषा विकार, इसमें शब्दवाचन दोष होता है आते हैं। श्वास संबंधी असंग ध्वनि बाधा, शब्द ध्वनि के संकलन, वाणी संकलन, विकृति, निलंबन और निलंबन आदि के कारण आती है। फिर आता भाषा विकार, पहला बोलने से संबंधित विकृति हो सकती है वाक में, और यह भाषा जो लैंग्वेज ही अगर इस समस्या से ग्रस्त बच्चों का वर्गीकरण श्रवण संबंधी क्षति जो समझने की वादक होती है तथा भाषा व्यक्ति की क्षति बोलने में वादक होती है के रूप में किया जा सकता है। लयबद्धता का अभाव पाया जाता है, हकलाते, तुतलाते आदि की इसके पहचान के चिन्ह हैं। आवाज़ में दोष हो सकती है, बोलने की कला में दोष और सेरेब्रल पैल्सी आदि के कारण विकलांगता हो सकती है, यानी कि सेरेब्रल पैल्सी में लकवा ग्रस्त हो सकता है उसका मुंह या आदि। अब आते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पांचवी हमारी अक्षमता, सातवीं अक्षमताओं में पांचवी यह है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के मुताबिक चलन निःशक्तता से हड्डियों, जोड़ों, जॉइंट्स हैं, मांसपेशियां, मसल्स हैं कि कोई ऐसी निःशक्तता विपरीत है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार की मस्तिष्क से घात हो, यानी कि जो मांसपेशियां हैं उसकी उनको चलना संचालित करने में प्रॉब्लम होती है या लकवाग्रस्त हो सकती है। जो फाइन मोटर ग्रोस मोटर स्किल्स है उसमें भी इनको परेशानी महसूस होती है। ये प्रमस्तिष्क पक्षाघात से हो सकता है या अन्य कोई विकलांगता है, पोलियोमाइलिटिस या आदि जो कई प्रकार की विकृतियाँ उससे भी हो सकती है। पीड़ित व्यक्ति के शरीर की जो मांसपेशियों में विकृति आ जाने के कारण अंगों का घूमना कठिन हो जाता है, यानी मसल स्टोन या टाइट हो जाता, यानी बहुत ज़्यादा शिथिल हो सकती है या मसल स्टोन टाइट हो सकती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में दिक्कत हो सकती है। उनकी सारी कार्य क्षमता सीमित हो जाती है। सामान्यतः ये सारी कार्य क्षमताएँ सीमित हो जाती है। सामान्यतः ये विकलांगता हाथ, पैर, कमर आदि में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। रीढ़ की हड्डी में टेढ़ा बना सकता है, अंगों में अवांछित हलचल हो सकती है, अंगों के फैलने, सिकोड़ने, मोड़ने, घुमाने की परेशानी अनुभव होती है। जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द की शिकायत हो सकती है। मांसपेशियों के कार्य में संचिल लचीलापन की जगह सख्त होने के कारण ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से अक्षमता की श्रेणी में आते हैं। पोलियो, लकवा, कुष्ठ रोग, मानसिक रोग, शारीरिक दुर्घटना आदि इस निःशक्तता को जन्म देती है। मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। निःशक्तता अधिनियम 1995 के अंतर्गत मानसिक मंदता से विपरीत है किसी व्यक्ति के चित्त यानी जो मन है कि अवरुद्ध या अपूर्ण विकास, यानी जो मस्तिष्क है उसका रुक जाना, मस्तिष्क का विकास का रुक जाना या अपूर्ण विकास की अवस्था है जो विशेष रूप से वृद्धि की अवसामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है। मानसिक मंदता के शिकार व्यक्ति की बुद्धिलब्धि औसत से सामान्यतः काफ़ी कम होती है। आंशिक मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों की बुद्धिलब्धि 55 से 69 यानी 70 के आसपास तक होती है। ये शिक्षणीय मंदित बालक कहलाते हैं, यानी ये एजुकेशन लायक बच्चे होते हैं, कुछ एजुकेशन करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ऐसे बच्चे स्वतंत्र जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इनमें अमूर्त चिंतन में कठिनाई महसूस होती है। अमूर्त चिंतन होता है जो बाहरी वस्तुओं के ना होने पर भी कैलकुलेशन चलती है, जैसे गणित में अपने मन ही मन में कैलकुलेशन चलती है, वैसे अमूर्त संपर्क जो बनता है वो इस प्रकार के बच्चों में कठिनाई महसूस होती है इसमें। दूसरी ओर जो साधारण सीमित बुद्धि निःशक्तता वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 40 से 54 तक होती है। इन्हें जो ट्रेनेबल बच्चे होते हैं इन्हें प्रशिक्षण देने योग्य होते हैं, जिनको प्रशिक्षण देकर रोजगार पर कार्य सिखाए जा सकते हैं। इनमें शारीरिक संतुलन की कमी होती है तथा इन्हें लगातार पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है।
मानसिक मंदता पीड़ित बच्चों की निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि होती है। इन्हें किसी भी विषय पर लगातार ध्यान टिकाने रखने में असफलता प्राप्त होती है। इनकी रुचि सीमित होती है और इनमें मौलिकता का अभाव पाया जाता है। मौलिकता है नवीनता, ये किसी भी चीज़ को मौलिक रूप में प्रकट नहीं कर पाते। और वैसे मौलिकता का जो गुण होता है वो मौलिकता गुण होता है वो सृजनशील बालकों में पाया जाता है। सृजनशील मौलिकता हो गई, फ्लुएंसी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी आदि जो हैं सृजनशील बच्चों के गुण हैं। गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार की कमी की वजह से हो सकता है धूम्रपान। अगर माँ धूम्रपान की लत से ग्रसित है, पापा अगर धूम्रपान की लत से ग्रसित, तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं। खसरा रोग है, कुपोषण का शिकार है, प्रसूति का देर अगर रक्तस्राव होगा बच्चे के जन्म के समय, या मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट हो गई बच्चे को, तो इस वजह से मानसिक मंदता हो सकती है। अब आती मेंटल इलनेस, जो मानसिक रुग्णता है वो किस वजह से हो सकती है। मानसिक रुग्णता यानी मानसिक जो बीमारी है से विपरीत है मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार। मानसिक जो बीमारी है इसके ऊपर फुल 1 घंटे का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। आपको नॉलेज इम्प्रूव होगी। से कोई मानसिक बीमारी, मानसिक रुग्णता व्यक्ति कई तरह की मानसिक बीमारी से ग्रसित होता है। इनकी बुद्धिलब्धि हालांकि औसत होती है, लेकिन कई कारणों से इनकी मनोदशा सामान्य हो जाती है। हालांकि जो विकलांगता अधिनियम 1995 में अधिगम अक्षमता जो लर्निंग डिसेबिलिटी है को विकलांगता की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन हमारे समाज में ऐसे बच्चों की कमी नहीं है जिनके सीखने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है। ऐसे बच्चों को स्लो लर्नर यानी धीरे धीरे सीखने वाले बच्चे कहते हैं। इसलिए यहाँ अधिगम अक्षमता ग्रस्त बच्चों की चर्चा करना लाजिमी है। अब बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता के बारे में। अधिगम अक्षमता से विपरीत सीखने की अक्षमता है। इस समस्या से ग्रसित बच्चों की सीखने की गति धीमी होती है। बच्चे किसी चीज़ को सही ढंग से न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। गणितीय जो विकार, इनमें भी समस्याएं इनको इस प्रकार के बच्चों में देखने को मिलती है। इसलिए इन्हें स्लो लर्नर, वर्ड ब्लाइंड या डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इस दोष का शब्दंता भी कहा जाता है। इसका जो शब्दंता शब्द था उसका जो प्रयोग किया था वो भी याद नहीं आ रहा। 1883 के आसपास इस शब्द का प्रयोग किया गया था। माइकल सेमर था शायद। आगे वीडियो में और विस्तार से बात कर लेंगे। माइकल सेमर के द्वारा दिया गया था 1883 में। कुछ याद आ रहा है। इस प्रकार के बच्चे नाम को मान और राम को आम आदि पढ़ते हैं, यानी पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आते हैं डिस्पाफिया से पीड़ित बच्चों को लिखने में डिस्ग्राफिया यानी ग्राफिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आई एम सॉरी, से पीड़ित बच्चों में लिखने की कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे ध को घ और डी को कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे वहीं कैलकुलिया में से पीड़ित बच्चों को गणितीय संकल्पना में कठिनाई होती है। जैसे 25 और 28 जोड़ रहे हैं तो 413 कर देते हैं। तो इस प्रकार जो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, इस प्रकार के बच्चों को इस प्रकार की जो अक्षमता है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। कैलकुलेशन से कैलकुलिया। अधिगम अक्षमता के कई कारण होते हैं। इसके कारणों की परिपक्वता की कमी, कुपोषण, दवाओं का दुष्प्रयोग, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, आनुवंशिकता और स्नायुतंत्र की अव्यवस्था, सामाजिक और शैक्षिक दुर्बलता आदि में शामिल है। इस वजह से मानसिक जो लर्निंग डिसेबल बच्चा अधिगम अक्षम बच्चा हो सकता है। अब बात करते हैं ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म के ऊपर भी 3 पार्ट हमने बना चुके हैं। इसके लक्षण, विस्तार, परिचय और इसके जो प्रबंधन है आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। तो आप इसका वीडियो जाकर आप देख सकते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाया है ताकि जी किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आप इसका वीडियो जाकर देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की वह अवस्था जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के संप्रेषण एंड कम्युनिकेशन और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है, जो आवर्ती मूलक और सांसारिक व्यवहार से परिलक्षित होती है। इस विकृति से पीड़ित बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास में के साथ साथ उनका सामाजिक और भाषाई कौशल भी नहीं विकसित हो पाता। ऐसे बच्चों को अपने माता पिता भी प्यारे नहीं लगते, वह हमेशा अपने आप में लीन होते हैं। स्वलीन, ऑटिज्म का अर्थ होता है स्वलीन।
स्वलीन यानी खुद में लीन होता है बच्चा, किसी प्रकार का सोशल नहीं हो पाता और वो बच्चा अपने आप में खोया रहता है, अपने माँ बाप की तरफ भी ध्यान से नहीं देखता। इसलिए इस विकृति को स्वलीनता कहा जाता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में ये विकृति अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं परम मस्तिष्क पक्षाघात। इसके बारे में भी बहुत सारी वीडियो पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो उनको आप जाकर देख सकते हैं और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति के अविकासशील अवस्थाओं का वह समूह जो विकास की प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन या बाल अवधि में होने वाली दिमागी आघात या सती के परिणाम स्वरूप असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति द्वारा परिलक्षित होता है। ये कोई रोग नहीं बल्कि स्थिति द्वारा अभिलक्षित होता है। ये कोई रोग नहीं, विकास के दौरान केंद्रीय तंत्रिका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है में आने वाली विकृति के चलने के चलते सारी गति और हाव भाव जो पोस्चर में होने वाला है सामान्य परिवर्तन एवं विकृति है। ये शिशुअवस्था से आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है और इसका पता है जो जन्म से 3 वर्ष की अवस्था में हो सकता है। अब बात करते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता क्या होती है। एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रकार की अक्षमताओं से ग्रस्त होना ही बहुविकलांगता यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी है। इसको शॉर्ट में MD के नाम से जानते हैं। जैसे शारीरिक अक्षमता के साथ साथ श्रवण अक्षमता अथवा अंध अक्षमता यानी देखने में समस्या हो सकती है, सुनने में समस्या हो सकती है और चलने में इसको समस्या हो सकती है। साथ ही साथ श्रवण अक्षमता यानी बधिरांधता अथवा मानसिक अक्षमता मेंटल रिटार्डेड बच्चा हो सकता है के साथ साथ शारीरिक लोगों में डिसेबिलिटी हो सकती है। बधिरांधता एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रवण एवं दृष्टि अक्षमताओं का मेल के फलस्वरूप संप्रेक्षण बोधात्मक यानी समझने संबंधित अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं की गंभीर हो जाने के कारण बधिरांधता बच्चा अन्य बच्चों के लिए निर्धारित शिक्षण कार्यक्रमों में तब तक सम्मिलित नहीं हो पाता जब तक कि उसका शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरक उपाय नहीं किए जाते। गर्भावस्था के दौरान माँ को रूबेला, एड्स या हर्पिस सिफिलिस का संक्रमण के कारण बधिरांधता होने की संभावना रहती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे द्वारा सांस नहीं मिल लेना यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, सिर में चोट लग जाना, मिर्गी का आना, एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस के संक्रमण से भी बधिरांधता होता है। निशक्तता के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं, ये जो विकलांगता होती है उसके कारण क्या है उसके बारे में बात करते हैं। युद्ध या युद्ध के परिणाम स्वरूप, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम छोड़े गए थे उसकी वजह से आज भी वहाँ विकलांगताएँ देखने को मिलती है। तो युद्ध और युद्ध के परिणाम हो सकते हैं अन्य प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार की सिर में चोट हो गई, विद्रोह हो गया, गरीबी की वजह से, कुपोषण की वजह से हो सकती है, भूखमरी हो गई, प्रॉपर संतुलित भोजन नहीं मिल पाने से, महामारी आ गई और बड़ी संख्या में लोगों का स्थान से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने से भी इस प्रकार की जो निशक्तताएँ हैं वो देखने को मिल सकती है। ये इसके कारण हैं। दूसरा कारण की बात करते हैं निशक्तता सही जानकारी न होने से। पेरेंट्स को अच्छे से जानकारी नहीं है कि किस वजह से हमें किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए और माँ को किस प्रकार के पोषण देना चाहिए और समय समय पर जांच करवानी चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए। जो जानकारी है उसके अभाव से भी निशक्तताएँ हो सकती है। इसके कारण निवारण उपचार की जानकारी का अभाव, निशक्तता को अभिशाप समझना, जो रूढ़िवादी लोग हैं जो रूढ़िवादिता के कारण इसको तीव्र प्रकोप या अन्य प्रकार की जो संज्ञा देते हैं वो समझना, निशक्तों के साथ भेदभाव करने और गलत धारणा बनाने आदि कारण हो सकते हैं। अत्यधिक विशिष्ट सेवाओं से जुड़े संसाधनों का चैनल बनाना जो कि अधिकांश लोगों की ज़रूरतें संबंधित नहीं है, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। औद्योगिक, कृषिगत और परिवहन और यातायात से जुड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती है, उसकी वजह से भी ये निशक्तताएँ हो सकती हैं। रूढ़िबद्ध समाज में से आधुनिक समाज की ओर परिवर्तन से जुड़े दबाव और अन्य मानसिक, सामाजिक इत्यादि समस्याएं हो सकती है। अब विकलांगता की व्यापकता के बारे में कुछ शॉर्ट सी बात करते हैं क्योंकि इसके जो डाटा है वो बदलते रहते हैं, तो हम मेनली बात कर लेते हैं कुछ व्यापकता किस प्रकार से हैं उसके बारे में। वर्ष 2021 जनगणना के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांग है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.13% है। वर्तमान समय में भी 2 कुछ प्रतिशत है विकलांगता का स्तर। टेबल 1, इसमें दृष्टि, श्रवण, वाणी, चलन संबंधी मानसिक विकलांगताएं शामिल हैं। 75% व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में और विकलांग व्यक्तियों की 49% आबादी साक्षर है। केवल 34% आबादी नियोजित है।
तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करना और ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं।